हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर उत्तराखंड एलटी पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी सीरीज में जो है मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ नया टॉपिक, जो कि रिलेटेड होगा बच्चों में सीखना व सोचना, लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। जो भी टॉपिक्स मैं इवन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली अपनी तरफ से कुछ करवा रहा हूँ या मैं कुछ अलग करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग निश्चिंत रहिए इस बारे में, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये सिलेबस में है कि नहीं है, ये नहीं है, तो आप लोग खुद एक बार खुद भी देख लीजिए यार, है ना, कि सिलेबस में है कि नहीं है। और मैं क्यों कराऊंगा, उसके अलावा कुछ और होगा तो मैं वो करवाऊंगा ही क्यों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। वॉच तो करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपको पैसे तो नहीं लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उन सभी की पीडीएफ्स आपको मिलेगी, जिसकी फ़ीस मात्र 200 रुपीज़ होगी। इतने सस्ते के अंदर आपको कोई भी XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट जो है ये पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। ओके, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी फटाफट से मुझे मैसेज कर लीजिए, और फीस पे करने के बाद इसी नंबर पर मुझे तुरंत से अपना भेज दीजिए। ओके, और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आपको सब मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मैंने जैसे बताया कि आज हम बच्चों में जो सोचना और सीखना वाला टॉपिक, हालांकि ये टॉपिक उतना ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ है बताने लायक, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में है तो भाई मैंने तो करवाना ही है ना। अब जिसको लगता है कि ये फालतू का टॉपिक है तो वो रहने दे सकता है, जिसको लगता है कि यार मुझे पढ़ लेना चाहिए तो वो पढ़ सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि हमने बात की, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में सीखना व सोचना, थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन चिल्ड्रंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली उसी पर बात करनी है कि बच्चों की मानसिक प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो सोचना जो है वो एक उच्च प्रकार की मानसिक जो प्रक्रिया है वो है, और ज्ञान को संगठित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले तो आपका थिंकिंग आती है, तब जाके ही आप क्या करते हो, ज्ञान को ले पाते हो, एक्वायर कर पाते हो। यानी अधिगम तो बाद में आएगा, सीखना बाद में होगा, पहले होगी थिंकिंग, जो कि एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है, और ज्ञान को संगठित करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि जो प्रक्रियाएं हैं वो सब के सब जो हैं वो ऑलरेडी शामिल होती हैं। ओके, तो ये है हमारे पास थिंकिंग। एक जो बालक होता है दोस्तों, वो एक बालक के समक्ष हम हमेशा जो है अनेक जो वस्तुएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, कुछ दृश्य उसके सामने होते हैं, हमेशा दृष्टिगोचर होते हैं, यानी उसके आंखों के सामने जो कुछ घटित हो रहा है वो उसके सामने होता है, तथा उन सभी जो समस्याएं होती हैं, उन वस्तुओं को, उन दृश्य परिदृश्यों आदि के विषय में वो क्या करता है, थिंकिंग करता है, सोचता है। और उस थिंकिंग की प्रोसेस से ही उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बालकों में जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, जो बालक हैं उनमें सोचने की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वो है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। तो बालक अपने जो आसपास चारों तरफ के जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है उसमें जिन वस्तुओं या जिन परिस्थितियों को, जिन कंडीशंस को देखता है, वो या जो उसके सामने प्रत्यक्ष हैं उनके आधार पर वो अपने ज्ञान का संचय करता है, उन्हीं के आधार पर वो अपनी सोच को बनाता है। तो ये है आपका प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपका डायरेक्ट जो है वो सीखना, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखना। जो उसके सामने प्रत्यक्ष चीज़ें हैं वो सीखना, और इसी के माध्यम से हम जो छोटी क्लासेस होती है उसके अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अमूर्त तरीके से नहीं, बल्कि उनके सामने हूबहू उस चीज़ को रख कर, सामने दिखा कर, उसको हाथ पर रख कर इस तरीके से सिखाते हैं, प्रत्यक्षीकरण से। क्योंकि उस वो जो है उससे बच्चा जो है वो उसकी थिंकिंग जो प्रोसेस है वो डेवलप होती है, और वो यहाँ पर उसको सीख पाता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कल्पना के आधार पर सोचना। तो जब उद्दीपन, वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है, प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, उस स्थिति में जो है वो कल्पना का जो है वो रोल आता है, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर कल्पना के द्वारा जो बच्चे हैं वो उनको सोचने का एक सुदृढ़ आधार प्रदान होता है, एक बेस प्रदान होता है, और जिसके आधार पर बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करता है, यानी भविष्य की सोच। यानी कि उसके दिमाग में जो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है उनके बारे में भी वो अब सोचता है, और सोचने के बाद ही वो निर्णय लेता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं भविष्य में, और उसके हिसाब से मुझे कार्य करना है।
फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रत्ययों के आधार पर सोचना, यानी कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सोचना। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार की सोच है दोस्तों। ये क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें बालकों की जो अभिव्यक्ति तब होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जब उसके दिमाग में बन जाते हैं तब उसके दिमाग में इस प्रकार के प्रत्यय संबंधी सोच आ जाती है। जैसे कि अगर स्थान को, आकार को लेके, समय, दूरी, संख्या, इन सब को लेके ये जो इसके छोटे छोटे प्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट है, वो जब समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और तब जाकर जो है इसी के ऊपर फर्दर जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बेस ये बनाते हैं एक तरह से। ओके, और यही बच्चे को कॉन्सेप्ट थिंक करने पर मजबूर करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास तर्क के आधार पर सोचना। तो तर्क यानी कि आपका लॉजिकल। तो इस प्रकार की सोच के विकास में बालक के भाषा जो संप्रेषण है उसका जो है आधार होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। तो जो भाषा संप्रेषण होता है, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर जो है वो तरह तरह के जो है वो विचार जो है वो लोगों के सामने रखता है, लोगों से अपने विचार रखता है और लोगों के विचार भी सुनता है। इन सब को एनालिसिस करने के बाद उसके दिमाग में एक लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, जिससे वो खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर है नेक्स्ट आपके अनुभवों के आधार पर सोचना, यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बालक अपने पूर्व जो अनुभव होते हैं, जो उसने एक्सपीरियंस किए हुए हैं अपने से छोटी क्लासेस के अंदर या कहीं पर भी इधर उधर घर से बाहर, उनके आधार पर वो अपनी नवीन सोच का निर्माण करता है, उसकी नवीन सोच का विकास होता है, क्योंकि वो पूर्व अनुभवों के बारे में सोचता है। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति में सर्वोत्तम साधन माना जाता है, क्योंकि स्थायी ज्ञान तो हमेशा सर्वोच्च साधन होता है और वो तब डेवलप होता है जब बच्चे उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फील्ड ट्रिप है और उस पर जाकर बच्चे खुद जाकर आके उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो उनके दिमाग में एक स्थायी ज्ञान एक तरह से बन जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। तो जो इंटरेस्ट हैं और आपके जो आपकी क्यूरियोसिटी है बच्चे की, उसके आधार पर जो शिक्षक और अभिभावक है उनको चाहिए कि वो बच्चों में क्या करें, नए नए तरीके के इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटीज़ को पैदा करें, ताकि वो बच्चे उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। कुछ इस प्रकार का जो है हम उनके सामने प्रस्तुतिकरण करें कि वो इन चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, उन पर थिंक करने के लिए मजबूर हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अनुकरण के आधार पर सोचना, यानी कि अनुकरण, जिस इमिटेशन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चे जो अपने आसपास के वातावरण, जो भी उनके समाज, उनका आसपास जो भी वातावरण होता है, उसके घर परिवार, उसके स्कूल और दोस्त, आस पड़ोस, इन सभी से जो वो अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं और उसके बाद ही वो अपनी सोच को डेवलप करते हैं, सोच उनकी विकसित होती है। क्योंकि जो उनके आसपास चीज़ घटित हो रही है, जो उनके समाज में घटित हो रहा है या उनके परिवार के अंदर घटित हो रहा है, उसके आधार वो उसको सोचेंगे और उसके आधार पर अपनी थिंकिंग का निर्माण करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास कि अब हम बात करेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अभी तक तो हमने बात की कि बच्चे कैसे सोचते हैं, अब हम बात करेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं। तो भाई जो सीखना है वो हमने पहले भी बात की है, वो एक जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम जो है लगातार कुछ ज्ञान का अर्जन करते हैं और जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में जो है अपेक्षा, जो एक्सपेक्टेड चेंज है बिहेवियर में, वो चाहते हैं या वो हम लेके आते हैं। तो ये सीखने के द्वारा संभव है। अगर हम गेट्स के अनुसार की बात करें, उनकी एक परिभाषा है, अनुभव द्वारा जो है व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है या सीखना है, लर्निंग है। अगर हम बात करें कि बच्चों के सीखने के क्या क्या नियम हैं, तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी पढ़ना इसको ज़रूरी है। सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये लॉ जो है रेडीनेस, जो है हमने पहले भी बात की है इसके बारे में दोस्तों। ये लॉ जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। उन्होंने क्या किया है, जो थॉर्नडाइक हैं वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट के बेसिस करके ये सिद्ध किया है कि जो बालक होता है वो तब जाकर सीखता है जबकि वो सीखने के लिए क्या हो, तत्पर हो, यानी कि वो तैयार हो, रेडी हो, मेंटली तैयार हो, मेंटली रेडी हो, तब जाकर वो सीखता है। या कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी काम को तब सीखता है जब वो उसके लिए तैयार हो मानसिक रूप से और हर प्रकार से वो उसको सीखने के लिए तत्पर हो, तब जाके वो उसको शीघ्रता से अडॉप्ट कर लेता है। तो यही तत्परता का नियम कहता है।
फिर आपके पास है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो ये नियम जो है ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इन्होंने क्या कहा है इसमें कि जो बच्चे हैं उनको जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करके जोड़ देते हैं, तब वे अपने काम के अंदर निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं और अच्छे से वो अपने काम को करते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास के नियम के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आपके पास प्रभाव या संतोष का नियम। तो ये जो नियम है प्रभाव का या संतोष का नियम, इसके अंदर ये है कि फाइनली जब बच्चा जो है वो कोई परिणाम हासिल कर लेता है और जो कि उसके हितकर होता है, यानी कि उसके भले या उसके अच्छे के लिए होता है, उसको उसमें मज़ा आता है, तो उससे उसको सुख भी मिलता है और संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, और इस कारण से वो जल्दी उसको सीख जाता है या उस काम को वो वापस से करना चाहता है। तो यही संतोष का नियम या प्रभाव का नियम कहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास सीखने का प्रबलन सिद्धांत। तो ये सीखने का जो प्रबलन सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है CL हल। CL जो हल हैं वो इसके प्रतिपादक हैं। इनके अनुसार जो है सीखने का जो आधार है वो क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है। तो बेसिकली उन्होंने जोड़ दिया कि आदमी सीखता कब है, जब उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकताओं की ही पूर्ति की प्रक्रिया एक सीखना है। उन्होंने इसको नीड से जोड़कर देखा, और जो बालक है वो किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं, जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक उसके अंदर क्या होता है, असंतोष की भावना रहती है। और जब उसको सीख जाता है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अगर उसे भूख लगी है, भोजन नहीं मिला है, तब उस स्थिति में वो क्या रहेगा, तनाव में रहेगा, जब तक कि उसको खाना नहीं मिला, उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको खाना मिल जाएगा, वो उसका बैलेंस संतुलित हो जाएगा। और वैसे ही जो है यहाँ पर जो भूख होती है वो उसके ड्राइव का काम करती है, चालक का काम करती है, जो उसको एक्टिव बना देती है। वो हर तरह से कोशिश करता है खाने के लिए, वो कोशिश करेगा, उसको पाने के लिए कोशिश करेगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है आपका सीखने का प्रबलन नियम। अब हम बात करेंगे कि बालक की जो असफलता है और सफलता, उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला कारक होता है वो होता है विद्यालय का परिवेश। आपके जो विद्यालय है उसका इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बच्चा सीखेगा। अगर स्कूल के अंदर बाल केंद्रित एक वातावरण है, बच्चों को अधिकतम मौके दिए जाते हैं, भयमुक्त वातावरण है, शांत वातावरण है, अच्छा वातावरण है, मौलिकता के साथ पढ़ाई होती है, चिंतन पर बल दिया जाता है, इनोवेशन पर बल दिया जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चा जो है वो सीखेगा, उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास पारिवारिक माहौल। तो पारिवारिक माहौल जो है वो बच्चे की पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता करने के लिए ज़रूरी है। अगर माँ बाप खुद ही जो है वो देर से उठते हैं, खुद ही जो है लापरवाह हैं, तो वो उस फैमिली में जो बच्चे होंगे वो भी लापरवाह ही रहेंगे, उनकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं बन पाएगी। ओके, और खासकर आपने देखा होगा जैसे कुछ फैमिलीज इस तरीके की होती है, उनमें रोज़ कुछ ना कुछ घर में हो ही रहा है, फंक्शन या कभी कुछ, कभी कलेश, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा। इस तरीके के माहौल में कभी भी बच्चे अच्छे से नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे हमेशा पढ़ाई में कमजोरी रहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है अभ्यास का अभाव। तो फ्रेंड्स, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। अगर बच्चे की पढ़ाई के दौरान अपने सिलेबस का अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो जो भी चीज़ें हैं उनको भूलने लग जाएंगे, अभ्यास की उनकी कमी हो जाएगी, और जिसके कारण से उनका जो है जब उनका जो अचीवमेंट होगा उसके लेवल में गिरावट हो जाएगी, और जाहिर सी बात है कि ये उनकी असफलता का कारण बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। अगर हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, पढ़ाई के प्रति उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्यूरियस ही नहीं है, तो उसके बाद जो है वो एक ज़बरदस्ती अगर पढ़ाने वाली बात है तो वो अलग बात है, तो उस क्षेत्र में बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता है। होगा भी तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि उसे एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट या अभिरुचि होगी। फिर नेक्स्ट है आपके पास स्वास्थ्य। तो पठन पठन के लिए जो है बच्चे का, बालक का स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से फिट रहना, हेल्दी रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वह अस्वस्थ है तो उस स्थिति में उसका विकास का जो रफ्तार है उसकी धीमी पड़ जाएगी और वो असफल होने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका जो कक्षा है उसका वातावरण, कक्षा वर्ग का वातावरण। तो कक्षा का जो वातावरण है दोस्तों वो भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि किस प्रकार से, अगर क्लास के अंदर एक अनुशासनात्मक माहौल है, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, और जो टीचर हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने बच्चों के प्रदर्शन के लिए, तो उस स्थिति में जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं कि बच्चा ज़्यादा, उसका अच्छा जो है उपलब्धि रहेगी, उसका अच्छा अचीवमेंट रहेगा।
फिर है आपके पास शिक्षण विधियाँ एवं युक्तियाँ। तो ये तो किसी भी क्लास के लिए जो है या किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी बच्चे की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर महत्वपूर्ण रखती है। यदि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर केवल रटंत प्रणाली पर काम होता है, बच्चों को रटाया जाता है, रोट लर्निंग पे फोकस होता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि बच्चा उस टाइम पर अच्छे मार्क्स ले आए या उस एग्ज़ाम के अंदर ले आए, बोर्ड के अंदर भी ले आए, लेकिन जिस दिन कंपटीशन में जाने की बात आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे जाके आईआईटी आईआईएम इस तरीके के जाने की बात आएगी, नीट की तैयारी की बात आएगी, उस टाइम पर बच्चा पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लास के अंदर तो उसको रोट लर्निंग पर ही फोकस करवाया गया था। तो इसीलिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक मिनट दोस्तों। ओके, तो ये है। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव। तो अगर ये भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगातार स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को उचित मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी है, उचित उसका मोटिवेशन होना ज़रूरी है, उसके अंदर पढ़ाई के लिए जोश जज्बा बनाए रखना ज़रूरी है, तभी जाकर जो है वो आगे जो है पढ़ पाएगा, है ना। हम खुद ये बात देखते थे यार, जो हमें कोई मोटिवेट कर देता तो हम कुछ दिन तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हैं। हालांकि इंटरनल मोटिवेशन अलग होते हैं, लेकिन कुछ दिन तो हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। फिर आपके पास है पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना। तो अगर ये बच्चों में इस तरह की जो आदतें अगर विकसित होती हैं, तो वो बच्चे को लाइफ लॉन्ग जो है दोस्तों उसके असफलता का कारण बनती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर वो सीख जाता है धीरे धीरे, और आगे चल के उसकी आदतें बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे उसका फिर इस विद्यालय में मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे ये उसकी असफलता का कारण बन जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास कि असफल होने से रोकने की क्या रणनीति हो सकती है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो माता पिता की जो है उचित भागीदारी होती है। माता पिता जो है उनका अपना एक रोल होता है, उन्हें देखना होता है कि क्लास के स्कूल जो घर है उसका वातावरण जो है वो अच्छा हो, उसके अंदर कोई भी इस प्रकार की बातें नेगेटिव ना हो जिससे कि बच्चा जो है गलत तरीके से मोटिवेट हो जाए। और उनको अलग अलग तरह की जो उचित होता टाइम पर जो है उनका होमवर्क चेक करना, उनके शिष्टाचार सिखाना, विद्यालय समय से भेजना, उनको सारी चीज़ें जो है उनको तरीके से करना सिखाना। तो ये सारी चीज़ें तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहीं से जो है उसकी शुरुआत होती है। फिर है बालकों में कौशल का विकास। तो इसमें आपका आपका जो माता पिता, शिक्षक, इन सभी की जो है वो कलेक्टिव एक भूमिका होती है। और उदाहरण के लिए अगर पढ़ना लिखना हो गया, अगर गणित में कुछ विषय उनको सिखाना है, सामाजिक शिष्टाचार सिखाना है, नैतिक शिक्षा सिखाना है, तो इन सभी का सिखाने के लिए जो है उनको अगर हम बात करें तो इसको लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बच्चा, माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और टीचर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास उच्च अभिप्रेरण स्तर, यानी कि अंदर से जो है बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है, ये बच्चे के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। जैसे कि कैटलिस्ट को जब रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जो ये चीज़ होती है ये आपके अभिप्रेरणा जो है या मोटिवेशन को इंक्रीज करती है। जो बच्चा जो है वो लगातार जो है वो पढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो लगातार उससे फीडबैक लेने की भी ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप में ऐसा ना हो कि वो अंदर ही अंदर अगर घुटता रहे या आपसे कोई चीज़ शेयर ना कर पाए। ओके, तो ये था हमारा आपका जो टॉपिक था बच्चों में सीखना, वो आपका लर्निंग। ठीक है ना। तो खैर अभी हम एक और टॉपिक इसमें बात कर लेते हैं जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि ये टॉपिक अलग से पढ़ाने लायक है नहीं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों बेसिकली ये टॉपिक क्या कहता है कि प्रत्येक जो प्राणी होता है उसमें जन्म से कुछ अपनी विशेषताएं होती है, जन्मजात विशेषताएं जिनको कहते हैं, और वो अपने उससे माता पिता पूर्वजों के साथ उसको हस्तांतरित होती हैं, पूर्वजों से उसे मिली होती हैं। और इसी के साथ जो है वो पर्यावरण भी छात्र के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो इन्वायरमेंट एक तो जो है हेरिडिटी और दूसरा उसका इन्वायरमेंट, तो ये दोनों चीज़ें उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निर्देशित करती हैं या उसको डिसाइड करती हैं। अगर हम बात करें स्किनर की, बीएफ स्किनर, उन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व पर कोई भी एक ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी कि आप माप कर सकें। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक छोटी सी परिभाषा दी। अगर हम बात करें व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, उसके क्या प्रभावी कारक हैं, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वंशानुक्रम, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी है वो कहीं कहीं ना कहीं आपके गुणों को प्रभावित करती है और आपके गुणों को दूसरों से अलग बनाती है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वातावरण। तो वातावरण के अंदर आपके परिवार, समाज,
आपका स्कूल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, और ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बचपन से ही योगदान देती हैं। फिर जाति प्रजाति व देश, आप किस जाति से आते हैं, किस प्रजाति से आते हैं, किस प्रकार के जो हैं आप जैसे कि आपने सुना होगा कि जो यहूदी थे पहले यूरोप में, सारे आविष्कार उन्होंने ही किए, क्योंकि वो अलग प्रजाति थी। यहूदी जो हैं वो सारे अलग, उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग था। तो दोस्तों ये प्रजाति का फ़र्क पड़ जाता है, और देश काल के अनुसार भी इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देश में प्रत्येक देश की अपनी कुछ अलग शिक्षा नीतियाँ होती हैं और अलग मानसिक स्तर होता है। तो जिस कारण से जिस देश का जैसा मानसिक स्तर होगा बच्चों का, उस हिसाब से वो तरक्की करेंगे, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, और उस हिसाब से उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, उन्हीं के सोचने का तरीका भी अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आयु एवं बुद्धि। तो फ्रेंड्स, आयु और बुद्धि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत बड़ा योगदान देती है। हम कभी भी एक बड़े आयु के बच्चे को छोटे आयु वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि समान एज के दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी एक ही जैसी बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहता है कि उनकी बुद्धि अलग हो सकती है। किसी का आईक्यू ज़्यादा भी हो सकता है अपनी कक्षा से ज़्यादा, या किसी का अपनी कक्षा से कम भी हो सकता है। फिर है नेक्स्ट आपका शिक्षा एवं आर्थिक दशाएं। तो इसके अंदर भी वही बात हो रखी है कि शिक्षा और आपको एजुकेशन कैसी मिली है, और आपकी जो घर की इकोनॉमिक कंडीशंस है वो किस प्रकार के हैं, ये भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में योगदान देती है। और फिर है लिंग भेद। तो यहाँ पर लिंग भेद यानी कि लड़के या लड़कियों में हालांकि जो सीखने की क्षमता होती है वो समान रूप से होती है, लड़के उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, लड़के भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और लड़कियां भी सारी चीज़ें सीख सकती हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता है, जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस कारण से जो है लड़कियां कई क्षेत्रों में पीछे रह जाती हैं, उनकी जो जेंडर भूमिका हैं वो डिसाइडेड हो जाती हैं, और उस कारण से उनके व्यक्ति में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और वैसे भी फिजिकली भी उनका जो अलग सिस्टम कुछ होता है लड़कों से, तो इसीलिए उनके शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में योगदान देते हैं। फिर है आपके पास कि अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग विधियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम प्रत्येक कि बच्चे की अपनी कुछ खुद की जो है पर्सनालिटी को चेक करते हैं। जैसे कि आपका बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं कि किसका आईक्यू ज़्यादा है, कौन किस लेवल पे है, अपने क्लास के बच्चों से आगे है या पीछे है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर आपके पास है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसके माध्यम से बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आपके पास संवेग टेस्ट यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी चेक की जाती है। और उसके बाद है आपका अभिरुचि टेस्ट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका किया जाता है। फिर आपके पास है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट आपका किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आर्मी जो है उसमें एसएसबी वगैरह होती है तो उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार के टेस्ट के द्वारा आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करते हैं और आपकी पर्सनालिटी की क्या कहते हैं विशेषताओं को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके माध्यम से क्लास के अंदर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता करते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता हो कि हमें क्या फ़ायदा होता है एजुकेशन के अंदर, तब वो ये फ़ायदा होता है कि हम बच्चों के मनोवैज्ञानिक हम बच्चों के व्यवहार को समझते हैं कि अगर कोई बच्चा दूसरे से कुछ अलग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, या उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो ये वहाँ पर हमें समझने में दिक्कत नहीं आती है। और फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि वो बच्चा कुछ अलग है या उसको उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये इसका एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम कह सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, और आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और नोट्स के लिए मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और पेमेंट करने के बाद मुझे बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।